नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में। यानी कि पोस्ट मौर्यन आर्ट में हम लोगों ने दो कला शैली के बारे में पढ़ा था। एक कला शैली हमारा बाकी रह गया था जिसे आप अमरावती कला शैली के नाम से जानते हो। तो आज का लेक्चर मुख्य तौर पे अमरावती कला शैली पर ही केंद्रित होगा। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पर UGC नेट JRF की तैयारी इतिहास विषय के साथ करते हैं। यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ पेपर 1 की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। इसके अलावा वैसे छात्र जो सिविल सर्विसेज के छात्र हैं वह अपने ऑप्शनल पेपर इतिहास की तैयारी के लिए या फिर अपने GS पेपर इतिहास की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इन सब के अलावा यदि आप नॉलेज सीकर हैं, आपको ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है और आपको इतिहास में थोड़ी बहुत भी रुचि है, तब भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए साथियों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलना और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करना, जैसा कि आप हमेशा करते हो। और जो साथी नए जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर, कोई भी इन्फॉर्मेशन डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो चलिए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए अमरावती कला शैली, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अमरावती आर्ट स्टाइल। ठीक है, अमरावती आर्ट स्टाइल। जो आप अंग्रेजी या हिंदी जिसमें से जो आपको लिखना है आप लिख लीजिए। चलिए इसके बारे में सबसे पहले इसके टाइम फ्रेम के बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइम फ्रेम इसका क्या है, 300 BC से लेकर 100 BC तक। देखिए टाइम को लेकर के थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन 300 BC से लेकर 100 BC ही किताब में दिया गया है। आप KC श्रीवास्तव की किताब को प्रेफर कीजिए एंसेंट हिस्ट्री के लिए। आप जब उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको यही टाइम फ्रेम मिलेगा। ठीक है, तो 300 BC से लेकर 100 BC तक टाइम फ्रेम याद रखना जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इतिहास में दो चीज़ों का महत्व सबसे ज़्यादा है, पहला फैक्ट का और दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का। तो दोनों चीज़ों को आप ध्यान में जरूर रखिएगा, इसके बिना इतिहास पूर्णतः अधूरा है। तो चलिए, अमरावती आखिर है क्या? अमरावती दरअसल एक गाँव का नाम है दोस्तों। ठीक है, अमरावती दक्षिण भारत के एक गांव का नाम है। दक्षिण भारत में कहाँ? दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश नामक जनपद के गुंटूर जिला के अंतर्गत अमरावती एक गांव है। उस गांव में ही एक कला का, एक स्कूल का डेवलपमेंट हुआ, जिसे आगे चल करके हम लोग अमरावती स्कूल के नाम से जाने, अमरावती कला शैली के नाम से जाने। ठीक है, चलिए यह कहाँ है? कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा एवं गोदावरी नदी के किनारे इसका एरिया है। ठीक है, यानी कि जब इसका विस्तार होगा, इसके जो अवशेष प्राप्त होंगे वह मुख्य तौर पे आंध्र प्रदेश वाले इलाके में, उसके अलावा कृष्णा नदी के आसपास का इलाका एवं गोदावरी नदी के आसपास के इलाके में इसके अवशेष प्राप्त होंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसके इम्पैक्ट के बारे में। एक एक चीज़ करके एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा, तब पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। अब इसके प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर जब अमरावती कला शैली आया तो इसके ऊपर किन का इम्पैक्ट था। जैसे पोस्ट मॉडर्न आर्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो इससे पहले हमने पढ़ा था मथुरा कला शैली, और मथुरा कला शैली के बारे में हमने बताया था कि उस पर मूल तौर पे जो उसका प्रभाव था वह भारतीय था। लेकिन मथुरा कला शैली के लास्ट फेज में, यानी डिक्लाइन के फेज में, जब ईरान से कुछ कलाकार चलकर आए, यूनान से कुछ कलाकार चल करके आए, तो उनके प्रभाव भी उनके ऊपर पड़े। इसलिए मथुरा कला शैली के अंतर्गत उसके डिक्लाइन फेज में जो अवशेष प्राप्त होते हैं, उन मूर्तियों के ऊपर हमें यूनानी कला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा था गांधार कला शैली, जिसमें हमने आपको बताया था कि गांधार कला शैली के ऊपर
सिर्फ और सिर्फ यूनानियों का प्रभाव था, इसीलिए उसे हिंद यवन इंडो ग्रीक आर्ट नाम से भी जाना जाता है, हिंद यवन कला के नाम से भी जाना जाता है, इंडो बुद्धिस्ट आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधार कला शैली में हमने आपको बताया था कि उसमें केवल बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनाई गई थी। दूसरी तरफ मथुरा कला शैली में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों के साथ साथ हिंदू धर्म से रिलेटेड एवं जैन धर्म से रिलेटेड तीर्थंकरों की भी मूर्तियां बनाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर प्रभाव मूल तौर पे बौद्ध धर्म पे, इसमें हम आगे आते हैं हम लोग। सबसे पहले जानिए कि इसके ऊपर इम्पैक्ट जो है, इसके ऊपर प्रभाव है वह भारतीयता का प्रभाव है, यानी यह मूल तौर पे अपने नेचर में, अपने प्रकृति में इंडियन है, भारतीय है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ? इसका विस्तार एक तो दक्षिण भारत के इलाके में, स्पेशली कहाँ, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में। उसके अलावा भारत के बाहर भी इसका विस्तार हुआ, भारत के बाहर भी इसका एक्सपेंशन हुआ आगे चल करके। कहाँ कहाँ? श्रीलंका में, उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, यानी साउथ ईस्ट एशिया में इसका विस्तार हुआ। उसके अलावा श्रीलंका में हुआ था और उससे पहले दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में भी कहाँ, आंध्र प्रदेश एवं कृष्णा एवं गोदावरी नदी के किनारे के आसपास के इलाकों में। चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर किस धर्म का प्रभाव पड़ा। तो इसके ऊपर मूलतः जो मतलब मेन तरीके से मुख्य तौर पे इसके ऊपर जो प्रभाव है वह है बौद्ध धर्म का, और सिर्फ बौद्ध धर्म का ही प्रभाव है। यानी कि अमरावती कला शैली के अंतर्गत हमारे पास जितने भी मूर्तियों का प्रमाण प्राप्त होगा वह सारे की सारी मूर्तियां बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगी। तो वह मूर्ति या तो महात्मा बुद्ध की होगी या फिर उनके जो रूप आगे चल कर के आए जिनको आप बोधिसत्व के नाम से जानते हो, तो मूर्तियां किन्हीं ना किन्हीं रूप में, किसी न किसी रूप में या तो बुद्ध की मिलेगी या बोधिसत्व की मिलेगी। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को तैयार रखिएगा, कॉन्सेप्ट बना के पढ़िएगा, तो कोई भी चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो बौद्ध धर्म का प्रभाव, इससे हमें क्या पता चलता है? बुद्ध और बोधिसत्व के बारे में। चलिए उसके बाद देखिए, इसमें जो मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, इसमें कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था? जैसे गांधार कला शैली में हमने आपको बताया था कि इसमें नीले धूसर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था। मथुरा कला शैली में बताया था चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर, उसके साथ रवादार, उसके साथ सफ़ेद बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। लेकिन अमरावती कला शैली के अंतर्गत सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। संगमरमर काला भी होता है, लेकिन यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग करके बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से गांधार कला शैली को कई शासकों ने संरक्षण दिया, कनिष्क ने, उसके बाद मथुरा कला शैली को ही कनिष्क ने और हुविस्क ने, और उसके एक और शासक थे जिनका नाम था वासुदेव। तो उन तीनों ने मिलकर के मथुरा कला शैली को संरक्षण दिया था। उसी तरह से अमरावती कला शैली को सातवाहन शासकों के द्वारा संरक्षण दिया गया था। क्लियर है? तो सातवाहन शासकों ने अमरावती कला शैली के विकास के लिए इसको प्रोत्साहित किया, इसको प्रोत्साहित किया। उसके अलावा इसके ऊपर पैसे खर्च किए। ठीक है, किसके? अमरावती कला शैली के विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें दरअसल मूर्तियां जो बनाई गई है वह गतिशील आकृति की है। ठीक है, मूवेबल है, गतिशील आकृति की है। इसके साथ साथ यह त्रिभंग है। ठीक है, त्रिभंग कहने का अर्थ है त्रिभंग आसन में, मतलब कि तीनों झुकावों के साथ शरीर का चित्रांकन, शरीर का प्रदर्शन किया गया है। तो ध्यान रखिए, अगर यह बात आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभंग आसन निम्न में से किस कला शैली के अंतर्गत मूर्तियों में हमें देखने को मिलता है? अमरावती कला शैली, गांधार कला शैली या मथुरा कला शैली? तो क्या करेंगे आप? अमरावती कला शैली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, यहाँ से अमरावती से दरअसल एक बुद्ध मूर्ति का प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। यह हमने आपको सातवाहन काल में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था कि सातवाहन काल में कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ था। वहाँ पर हमने बताया था कि अमरावती के एक गुंटूर जिला से एक बुद्ध मूर्ति मिला है। ठीक है, और वह बुद्ध मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि यह 200 AD का, यानी 200 ईस्वी का यह मूर्ति है, और इसमें बुद्ध के पैर में जूते हैं और उनके बाल घुंघरैले हैं, यानी कर्ली हेयर हैं उनके पास। ठीक है, उसके बाद देखिए
सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ से सवाल पूछा जाता है वह अमरावती स्तूप से पूछा जाता है। ठीक है, अमरावती स्तूप, इसके बारे में टाइम फ्रेम आप लिख लीजिए एक बार, 300 BC से लेकर 250 ईसा तक। ठीक है, 300 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी के बीच अमरावती स्तूप का निर्माण किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दरअसल इसकी खोज की गई किसके द्वारा? ASI। ASI का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, चलो अब इसके ASI के प्रोटेक्शन में, यानी ASI के संरक्षण में अमरावती स्तूप आज के डेट में आता है। यानी कि अमरावती स्तूप के निर्माण के लिए या अभी उसमें किसी भी चीज़ की कमी होती है तो उसको भरपाई करने के लिए ASI ने जिम्मेवारी लिया है। उसके अलावा बताया जाता है कि यह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब अमरावती कला शैली बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, इसका अर्थ है कि अमरावती स्तूप बौद्ध धर्म का ही होगा, और चूंकि स्तूप बनाने की जो कला है वह बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। उसके बाद देखिए इसमें हाइट के बारे में बताया गया है कि इसका हाइट दरअसल 73 मीटर है। फीट में बात करेंगे तो 241 फीट इसकी हाइट है। यह सवाल आपसे पूछा जाता है। मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछा गया अमरावती स्तूप के बारे में, उन्होंने 4 लाइन दे दिया आपके एग्जामिनेशन में, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसलिए आप एक एक पॉइंट को बारीकी से ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसके जो अवशेष बाद में प्राप्त हुए अमरावती कला शैली के, उसको कई म्यूजियम में रखा गया। जैसे उदाहरण के तौर पे चेन्नई के म्यूजियम में, लंदन के म्यूजियम में, कलकत्ता के म्यूजियम में, उसके अलावा कलकत्ता में ही एक जगह था मसूलीपट्टनम, तो मसूलीपट्टनम के भी म्यूजियम में अमरावती कला शैली के अवशेषों को संग्रहित किया गया है। आप आज भी जाकर उसे देख सकते हैं। यदि आप टेम्पल आर्किटेक्चर पर रिसर्च करते हैं और आप एंशिएंट हिस्ट्री के छात्र हैं तो आप रिसर्च करोगे अमरावती पे, तो आपको अभी भी देखने को मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं उसे। उसके बाद बात करते हैं, दरअसल अमरावती स्तूप को एंशिएंट जितने भी इंस्क्रिप्ट मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन, उसमें दरअसल इसका नाम दीपाली माला बताया गया है। इसका नाम स्तूप नहीं बताया गया है। क्या बताया गया है? दीपाली माला, जिसका अर्थ होता है हिल ऑफ लाइट्स। हिल ऑफ लाइट्स यानी प्रकाश की पहाड़ी। अब देखो आगे चल करके दीपाली माला को ही महाचैत्य कहा गया। महाचैत्य दरअसल कब कहा गया? इसकी खोज की गई, इस नाम की खोज की गई 1816 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी नामक एक पुरातत्ववेत्ता के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, यह दरअसल लंदन का रहने वाला था, इंडिया का नहीं था, कॉलिन मैकेंजी। तो कॉलिन मैकेंजी ने 1816 ईस्वी में यहाँ पे उत्खनन का काम किया और वहाँ से पता चला कि इसके बारे में, अमरावती स्तूप के बारे में महाचैत्य शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो ध्यान रखिए नाम कैसे बदल रहा है। पहले दीपाली माला कहा जाता था, फिर महाचैत्य, और अब इसे हम लोग अमरावती स्तूप के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि इसके बारे में हमें और प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? 14th सेंचुरी का। ठीक है, 14th सेंचुरी AD का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ में? श्रीलंका में। और उसमें दरअसल अमरावती स्तूप के बारे में बताया गया है कि अमरावती स्तूप का निर्माण किया गया था। कहाँ? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में अमरावती नामक गांव में। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि यह जो स्तूप है वह बौद्ध धर्म के ब्रजयान से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के मुख्य तौर पे 2 यान थे। कौन कौन? हीनयान और महायान। तो महायान की ही एक और शाखा बन जाती है गुप्त काल में जाकर, जिसको ब्रजयान के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रजयान के नाम से जानते हैं। और ब्रजयान का जो फाउंडर है वह है कालचक्र। कालचक्र एक बौद्ध धर्म के गुरु थे। उन्होंने अपने अलग टीचिंग्स दिए, उनके अपने उपदेश थे। तो उनके उपदेशों को संकलित कर उनके अनुयायियों के द्वारा बौद्ध धर्म की एक अलग शाखा बना दी गई, जिसको ब्रजयान के नाम से जाना जाता है। आज भी तिब्बत के क्षेत्र में, ठीक है, तिब्बत के स्कूलों में अभी भी ब्रजयान को पढ़ाया जाता है। ब्रजयान से रिलेटेड जितने भी थ्योरी हैं, कालचक्र के जितने भी टीचिंग्स हैं, उन सभी को पढ़ाया जाता है। और तिब्बत के जो दलाई लामा थे, इसको अब तक प्रैक्टिस करते हैं तिब्बत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है वह किससे रिलेटेड है? ब्रजयान से।
आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए, 640 ईसा में, ठीक है, 640 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग, ठीक है, आपको पता होगा वेनसांग आया था, तो वह काफ़ी दिनों तक रहा था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था और वह पूरे भारत को भ्रमण किया था। उसके बाद भारत के बारे में एक विवरण लिखकर गया था, ठीक है, उसका नाम है सियुकी, ठीक है, सियुकी। वेनसांग का विवरण का नाम है सियुकी। इसमें दरअसल वह भारत के कल्चर के बारे में, भारत के सोसाइटी के बारे में, भारत के आर्ट एवं आर्किटेक्चर के बारे में बताया है, उसको लिखा है, प्रदर्शित किया है। इसीलिए वेनसांग के विवरण से भी हमें अमरावती स्तूप के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो बस अमरावती कला शैली के अंतर्गत इतनी ही बातें थी, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है और इससे ज़्यादा आपसे निश्चित तौर पे एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। मैं लगभग 3-4 किताबों को पहले पढ़ता हूं, उसे कंटेंट निकालता हूं, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो यदि आप भी उन किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो आप भी प्लीज़ मेरा सजेशन मानिए। मैं बार बार बोलता हूं कि आप हमारे साथ कोई ना कोई एक किताब एंशिएंट इंडिया की पढ़ते चलो। आप हमारे ऊपर 100% डिपेंडेंट मत रहो और ध्यान रखना, नोट्स आप बनाओ तो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में बनाइए। तो किताब के तौर पे आप डी.एन. झा को, झायन श्रीमाली को, के.सी. श्रीवास्तव को या फिर आप आर.सी. मजूमदार को या रामचरण शर्मा को, किसी एक किताब को ऑप्ट कर सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि आप झायन श्रीमाली और डी.एन. झा की किताब को ऑप्ट कीजिए और उसको पढ़िए। उसके पढ़ने के बाद आप के.सी. श्रीवास्तव होगा आपसे संभव तो आप उसको पढ़िएगा। हालांकि जब आप उन दोनों किताबों को पढ़ेंगे और हमारे वीडियो को देखेंगे उसके बाद के.सी. श्रीवास्तव पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं इन 3-4 किताबों को पढ़ करके आपको पढ़ाता हूं। तो चलिए साथियों, आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आपको वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। बाय बाय, टेक केयर।